Hello dear students, this is Dilip sir. Welcomes all of you to today's chemistry class. We will be continuing with the same topic, that the unfinished chapter of concentration of solutions, that is the strength of solutions. जहाँ हम छोड़े थे पिछले क्लास में, आज हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए ये जो टॉपिक को मैं 2 क्लास से आई एम टेकिंग 2 क्लासेस। इसे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट? सो लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव स्टडीड। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन ऑफ, दैट इज कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स the quantity of a solute present in a given quantity of a solution is called as its strength or concentration. And there are different ways or means, there are different units to express the concentration. One is your percentage, gram per liter, normality, molarity, formality, mole fraction, parts per billion. In the first part we had discussed about परसेंटेज, मीन्स 100 ग्राम 100 भाग सॉल्यूशन में कितने भाग सॉल्यूट्स होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगेन इट इज ऑफ 4 टाइप्स। W by W percentage, that is in 100 gram of a solution how many grams of solute are present, number 1. Number 2, W by V percentage, means 100 ml of solution में कितने ग्राम सॉल्यूट होते हैं। थर्ड वन इज योर V by W, मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम की कितने मिलीलीटर के सॉल्यूट्स होते हैं। ये यूनिट ज़्यादातर यूज नहीं होता है। और अंत में V by V परसेंटेज, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट्स रहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। अगर 10% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन बनाना है, याद करो कैसे हम बनाएंगे। 90 ml पानी, 10 ml इथाइल अल्कोहल उसे डालेंगे, तब वो बनेगा 10% V by V पर। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट ग्राम पर लीटर, मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स की सॉल्यूट्स रहते हैं। नेक्स्ट नॉर्मलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, पहल के पढ़ाया था, बहुत ही समझाया था, बहुत ही उसके ऊपर हम चर्चा किए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट्स रहते हैं। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूट का, किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जितने होते हैं उतने ग्राम को 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में है तो उसको कहते हैं 1 नॉर्मल, और उसका आधा हिस्सा अगर है तो सेमी नॉर्मल। If 1/10 of a gram equivalent, यानी equivalent mass 1/10 is present in 1 liter, n by 10 डेसी नॉर्मल। अगर इक्विवेलेंट मास के 100 भाग से 1 भाग रहा तो उसको कहते हैं सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, सो नॉर्मलिटी को W by into 1000 by V। ओके, नेक्स्ट मोलारिटी, मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट्स रहते हैं। हाउ मेनी gram moles of a solute present per 1 liter of a solution. Then it is the formula M equal W by M into 1000 by V. ठीक है, again we also deduced another formula, normality equal gram per liter by equivalent mass and molarity also equal to gram per liter by molecular mass. Then we deduced the relationship between normality and molarity as normality equal to molarity into valence factor. That valence factor may be acidity, basicity or total valence of a metal, right? Then we discussed about the molality. What is molality? It is the number of moles of a solute present per 1 kg of a solvent, and it does not depend upon temperature. वहाँ पे क्या होता था, normality and molarity they depend upon temperature, means if you increase the temperature the normality or molarity was decreasing because there is a volume term. But here there is no volume term, it is totally weight
weight term, weight of a solute, weight of a solvent, and you know the temperature has no effect on weight. Hence, it is independent of temperature, यानी टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ मोलालिटी के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम भी कहते हैं। आइए आज कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, क्या होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन की नॉर्मलिटी? क्या है रिजल्टिंग सोल्यूशन का मतलब? मान लो मैंने दो एसिड लिए, एक एसिड दो सेकंड, ए एसिड बी एसिड मैंने लिया, इसका N1 नॉर्मलिटी, इससे मैंने V1 मिलीलीटर लिया, और जो बी एसिड सेकेंड एसिड उसकी मान लो नॉर्मलिटी N2 है और उससे मैंने V2 मिलीलीटर लिया, दोनों को मिलाया। समझ में आ रहा है? N1 नॉर्मलिटी का एक एसिड जिसका वॉल्यूम V1 मैंने लिया, और दूसरा एसिड जिसका नॉर्मलिटी N2, उससे मैंने V2 मिलीलीटर लिया, दोनों को मिलाया। ठीक है, आइए बोर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, अगर मैंने एक कंटेनर में दो एसिड लिया A प्लस B, ठीक है, और A का नॉर्मलिटी होता है N1, इससे मैंने लिया V1, एसिड लो अल्कली लो कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगर मैंने B अनदर एसिड, इसकी स्ट्रेंथ होता है N2 नॉर्मलिटी, और इससे मैंने V2 मिलीलीटर लिया, टोटल देखो अब सॉल्यूशन हो गया, मिक्सचर हो गया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? ये जो टोटल सॉल्यूशन है उसका नॉर्मलिटी क्या होगा? सो नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? इक्वल टू N1 इंटू V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। N1 V1 क्या होता है? ये मिली इक्विवेलेंट होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा A एसिड हो सकता है, A कैन बी एसिड, B कैन बी एसिड, और A कैन बी अल्कली, और and B can be alkali. Even you can take 3 or more than 3 acids, you can mix 3 or more than 3 acids, सिर्फ दो ही से काम। अगर थर्ड एसिड मिलाया तो क्या होगा? रिजल्टिंग सॉल्यूशन नॉर्मली क्या होगा? N1 V1 बस N2 V2। अगर तीसरा एसिड है तो A प्लस N3 V3। अगर चौथा एसिड डाल दिया N4 V4। मिलाते रहो, कितने वेराइटी का एसिड लाते हो कोई बात नहीं, ऐसे ऐड करते जाना। N3 V3 N4 V4 N5 V5 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, जितने एसिड इतना वॉल्यूम मिलाना। अगर 3 एसिड लिए या 4 एसिड लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे करना। या अल्कली अल्कली मिलाया, ऐसे ही फार्मूला। दिस इज फॉर अ मिक्सचर ऑफ एसिड सॉल्यूशन और फॉर अल्कली सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और फार्मूला पहले सुन लो। ये रहा पहला फार्मूला। अगर मैंने एसिड के साथ अल्कली मिलाया, मैंने एसिड डाला, N1 स्ट्रेंथ की V1 लिया था मैंने, और उससे मैंने अल्कली डाला, जिसकी स्ट्रेंथ होता है N2, और उससे मैं V2 मिलीलीटर डाला। अब मेरा सवाल है, जो सॉल्यूशन बना उसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगा? देखो, ये तो एसिड और अल्कली दोनों तो आपस में लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म करता है उसके अंदर में, जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऐसा होगा, N1 V1 जिसका ज्यादा हो, एसिड का अगर ज्यादा है, मिली इक्विवेलेंट काउंट करो, N1 V1 माइनस N2 V2 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड करने से तो वॉल्यूम ऐड होगा, तो V1 प्लस V2। ये रहा रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। ठीक है, अगर एसिड अल्कली रिएक्शन कर रहे हैं तो ये रहा फार्मूला, अगर एसिड और अल्कली हम ऐड कर रहे हैं तो ये रहा फार्मूला। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल करेंगे, और एक फार्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कहानी क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि
बाजार में तुम्हारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बोतल मिलती है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो बोतल मिलती है, उसके ऊपर लिखा है, तुम यू विल सी, इसके ऊपर में लिखा है मान लो 20 वॉल्यूम, और कई बोतल के ऊपर लिखा है 10 वॉल्यूम, और कभी कभी 30 वॉल्यूम, ऐसे ही लिखा जाता है, लेबल के ऊपर में ये लिखा जाता है। मान लो किसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल के ऊपर ये लिखा है 10 वॉल्यूम, क्या लिखा है 10 वॉल्यूम, क्या है मतलब, ये रहा इसके अंदर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिखा है 10 वॉल्यूम। अब मुझे बताओ इसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉर्मलिटी में, मोलरिटी में, ग्राम पर लीटर में, बताओ इसका मतलब क्या है। इफ ए बॉटल कंटेनिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिटन आज 10 वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसेस 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। ध्यान से सुनना, 10 वॉल्यूम लिखा है मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से 10 लीटर ऑक्सीजन मुझे मिलने वाला है, और मिल रहा है एनटीपी में। अगर 20 वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल गिव यू 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। जितना वॉल्यूम लिखा है ना, उतने ही लीटर ऑक्सीजन तुमको मिलने वाला है 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। देखो इक्वेशन बैलेंस करो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, थोड़ा मोल कंसेप्ट की हम अप्लाई करेंगे। देखो H2O प्लस O, अगर मैं बैलेंस करूं तो ये रहा O2। दिस इज द इक्वेशन हाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसेस और गिव्स यू ऑक्सीजन। मोल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था ना, अगर यहां पे मैंने 2 मोल लिया स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला के हिसाब से, सो आई विल गेट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, दैट इज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स यू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। ओके, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वजन क्या है, व्हाट इज इट्स वेट, इट्स वेट इज 2 इंटू ये रहा 32 प्लस 2 34 मीन्स 68 ग्राम, that is 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड will give you 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसको मैं वॉल्यूम को कन्वर्ट करूं, that is 22.4 लीटर of oxygen at NTP. As per the equation, to get 22.4 liter of oxygen, you have to take 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इतने ऑक्सीजन पाने के लिए हमको कितने ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना पड़ेगा। 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है बोलो, अभी क्या मैंने बताया, 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, ठीक है, मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है। अब इक्वेशन के हिसाब से मुझे बताओ, ये 10 लीटर ऑक्सीजन पाने के लिए, 10 लीटर ऑक्सीजन पाने के लिए मुझे कितने ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जरूरत है। ध्यान से सुनना, मेरा जो बोतल में लिखा है ना 10 लीटर, मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है। अब मुझे इसी इक्वेशन के हिसाब से बताओ 10 लीटर ऑक्सीजन पाने के लिए मुझे कितने ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जरूरत है। तो देखो सीधी सी 22.4 लीटर ऑक्सीजन पाने के लिए मुझे चाहिए 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। 1 लीटर पाने के लिए मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी, 68 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, और मेरा तो 10 लीटर चाहिए। सो 10 लीटर पाने के लिए मुझे 68 बाई 22.4 इंटू 10, इतने ग्राम की हाइड्रोजन पेरोक्साइड मुझे चाहिए। एंड दिस ग्राम मस्ट बी प्रेजेंट इन 1 लीटर, दिस ग्राम मस्ट बी प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट इज ग्राम पर लीटर, मीन्स 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मेरा कितने ग्राम है, दिस वन 68 बाई 22.4 इंटू 10, ठीक है। अगर 20 वॉल्यूम लिखा होता तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई करना, 30 लिखा है तो 30 लिखना, ठीक है। तो ये रहा ग्राम पर लीटर। और इक्विवेलेंट मास क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कितने, इट्स बेसिसिटी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बेसिसिटी 2 होता है, सो 34, मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू 2 प्लस 2, 34 डिवाइडेड बाई 2, 17।
So it's see normality, we know normality equal to gram per liter divided by equivalent mass. So gram per liter कितना आया 68 into 10 divided by 22.4 into 17. ठीक है, तो उसको डिवाइड करो 5.6 मीन्स 10 बाई 5.6. दिस इज नॉर्मालिटी. एक फॉर्मूला यहां से निकल गया. अगर यहां पे वॉल्यूम होता 20, अगर वॉल्यूम लिखा है 20 तो हम ऐसे लिख सकते हैं V बाई 5.6. व्हाट इज V? वॉल्यूम स्ट्रेंथ. अगर V ने V इक्वल टू 10 लिखा है सो नॉर्मालिटी मीन्स 10 बाई 5.6. अगर V लिखा है 20 तो नॉर्मालिटी विल बी 20 बाई 5.6. क्या ये बात समझ में आई? जरूर आ जाना चाहिए. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल. सो नॉर्मालिटी मीन्स V बाई, नॉर्मालिटी मीन्स V बाई 5.6. ये रहा V जी वॉल्यूम स्ट्रेंथ. ओके, देखो ये तरह नॉर्मालिटी की कहानी. मोलारिटी की क्या कहानी होगी? देखो मोलारिटी की कहानी तो वही होगी. मोलारिटी हम जानते हैं, मैं इसको यहीं से उसको मिटा देता हूं. चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है. चलो ये मोलारिटी की क्या कहानी होगी? मोलारिटी, मोलारिटी वही होगी. मोलारिटी मीन्स ये रहा. यहां पे देखो इक्विवेलेंट मास में, यहां पे हमने इक्विवेलेंट मास में डिवाइड किए थे. नॉर्मालिटी इक्वल टू ग्राम पर लीटर बाई इक्विवेलेंट मास. ये रहा. मोलारिटी क्या होगा? ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास. बस. ग्राम पर लीटर कितनी है? ये तब फिक्स्ड 68 इंटू 10 बाई 22.4 इंटू मोलिकुलर मास होता है 34. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये रहा 11.2. दैट इज V बाई, ये 10 की जगह मैंने लिखा V. वॉल्यूम तो लिखा है 10 तो हमने 10 लिखा. अगर 20 होता तो 20 लिखते. तो इसीलिए हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं V बाई 11.2. तो चलो मोलारिटी इसी सॉल्यूशन की हो गई V बाई 11.2. और नॉर्मालिटी क्या होगी? नॉर्मालिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, समझ में आ गई? अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कहानी समझ में आ गई, चलिए कुछ प्रॉब्लम करके उसके बारे में. और ग्राम पर लीटर तो ये रहा ग्राम पर लीटर. ये रहा ग्राम पर लीटर 68 बाई, ये तो फिक्स है. और सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम लिख देना. तो ग्राम पर लीटर की और ग्राम पर लीटर की इक्वेशन क्या होगी? 68 अपॉन 22.4 इंटू V. ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना. अब स्क्रीन पर देखो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने दिया और शुरू कर दो, उसकी सॉल्यूशन करना शुरू कर दो. पहला प्रॉब्लम देखो, फाइंड द नॉर्मालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ, देखो 50 ml ऑफ n बाई 10 HCl प्लस 50 ml ऑफ n बाई 2 HCl प्लस और थर्ड वन 100 ml ऑफ n बाई 2 HCl. सब एक ही एसिड है. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन नॉर्मालिटी क्या होगी? n बाई 20 रहा, n बाई 20. ठीक है, तो क्या होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मालिटी? n1 V1 प्लस n2 V2 प्लस n3 V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, ऐसे ही कर लेना. तो n1 हो गया 1 बाई 10 इंटू 50 प्लस 1 बाई 2 इंटू 50 प्लस 1 बाई 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 प्लस 100. सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखो. सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है? What is the normality of a solution obtained by mixing 100 ml of n by 2 HCl with NaOH, that is opposite solutions. तो ये रहा क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 2, तुम्हारा 100 ml 100 ml ऑफ
N/2 HCl के साथ हम मिला रहे हैं कितने, वही 100 ml ऑफ N/10 NaOH सोल्यूशन। बोलो N1 किसको लेंगे, N2 किसको लेंगे, N1V1 किसको कहेंगे, N2V2 किसको कहेंगे। मैंने बताया था मल्टीप्लाई करो, जिसका ज़्यादा होगा उसको N1V1 कहेंगे और जिसका कम होगा N2V2 उसको कहेंगे। अगर यहाँ पे तो नॉर्मली तो नेगेटिव होगा नहीं ना, इसीलिए। तो ये रहा रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगा, बोलो N1V1, ये रहा V1, ये रहा N1, ये रहा तुम्हारा V2, ये रहा तुम्हारा N2। अब देखो N1V1 मीन्स 1/2 इंटू 100 माइनस N2V2 1/10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम हो गया 100 प्लस 100 200। सॉल्व करो, ये हो गया 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 200, सो 40/200, सो 1/5। ठीक, ये रहा रिजल्टिंग सॉल्यूशन नॉर्मलिटी। बहुत ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, बॉटल कंटेनिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अभी मैंने बताया था, लेबल्ड एज 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, it is labeled as 10 volume. What is its strength in normality, molarity and a gram per liter? अभी मैंने बताया था नॉर्मलिटी क्या होगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6। आंख बंद करके लिख देना, अगर डेरिवेशन तो मैंने बताया था, अंत में इसी फॉर्मूला को यू कैन ऑल्सो यूज डायरेक्टली। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया 10/5.6, ठीक है। और मोलरिटी क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2, तो ये हो गया तुम्हारा 10/11.2, इतने मोलरिटी। और ग्राम पर लीटर क्या होगा, ग्राम पर लीटर होगा तुम्हारा, ग्राम पर लीटर होगा 68/22.4 इंटू 10, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 68/22.4 इंटू 10, ठीक है। बहुत ही इजी, यू हैव टू फर्स्ट मेक योर कंसेप्ट क्लियर, उसके ऊपर अच्छा समझदारी दिखाना है, अच्छी तरह से समझना बातों को, फिर ही फॉर्मूला को याद रखना, उसके बाद अप्लाई करना। ये रहा। और एक प्रॉब्लम नंबर 4, और एक प्रॉब्लम को मैं कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तरीका भी सीखना है, बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इफ 20 ml ऑफ N/2 इज डाइल्यूटेड टू सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। उन्होंने लिया सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कितने मिलीलीटर लिया, 25 मिलीलीटर, कितने स्ट्रेंथ की, N/2 स्ट्रेंथ की उन्होंने लिया, इतने सॉल्यूशन लिया 25 ml, और उससे क्या उन्होंने क्या किया, पानी डाल दिया, और सिर्फ पानी डाल के टोटल वॉल्यूम बना दिया 1000 ml, यानी 1 लीटर बनाया। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कंप्लीटली। एक बार रीडिंग करो, 2 बार रीडिंग करो, 3 बार करो, जब तक वो समझ में नहीं आया है प्रॉब्लम क्या है, मामला क्या है, नेवर गो फॉर एनी सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम दिमाग में रह जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम में ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये पूछा, मुंह में रहना चाहिए प्रॉब्लम, ना कि किताब पढ़ो, प्रॉब्लम पढ़ो और फॉर्मूला ढूंढो। ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं चलेगा। तो पहले ये देखो 25 ml N/2 सोडियम कार्बोनेट उन्होंने लिया, 25 ml सिर्फ लिया और पानी डाल दिया, पानी डालते डालते 1 लीटर बना दिया। अब बताया उन्होंने कि वॉल्यूम, तुम जानते हो वॉल्यूम चेंज होने से तो कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो, मोलरिटी कुछ भी चेंज हो जाएगा, तो अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये रहा N1, ये रहा N1, N1 इज योर 1/2 या N/2 कहो, और V1 इक्वल टू 25 ml, राइट, और V2 क्या हो गया 1000 ml, ठीक है। अब N2 क्या होगा, हमारे एक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है, कुछ भी करो, टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट रिमेन्स सेम,
टोटल सॉल्यूट का क्वांटिटी वही रहेगा। तो N1V1 इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दो, और N2 क्या हो जाएगा, N1V1 अपन V2। तो ये रहा 25 इंटू 1/2 अपन 1000, जितना होगा इतना ही रिजल्टिंग सोल्यूशन की नॉर्मलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सोल्यूशन किए। और नेक्स्ट इज फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी क्या है, कहते हैं ना फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करता है मोलारिटी के साथ। हकीकत में फॉर्मालिटी और मोलारिटी रियलिटी में दोनों सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा अलग होते हैं, टेक्निकल अलग होते हैं। तो सर फॉर्मालिटी क्या है, मोलारिटी जैसा है, फॉर्मालिटी ऐसा ही है। लेकिन फॉर्मालिटी हम आयनिक सॉल्यूट्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही नहीं होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड के रूप में रहते हैं और उनका जो यूनिट सेल में, ठीक है, कभी कभी एक मॉलिक्यूल रहता है, 4 रहते, 6 रहते, ऐसे नंबर रहते, इसलिए उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फॉर्मूला मास दोनों एक ही जैसा नहीं होता। इसलिए आयनिक कंपाउंड के लिए हम मोलरिटी की वजह से फॉर्मालिटी यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी इज ओनली यूज स्पेसिफिकली, इसकी यूज इतना ज्यादा नहीं है, स्पेसिफिकली आयनिक सॉलिड्स के लिए किए जाते हैं। और ऐसे देखोगे तो फॉर्मालिटी और मोलरिटी दोनों सेम होते हैं। फॉर्मालिटी मीन्स एक ही लीटर सॉल्यूशन में कितने फॉर्मूला मास होता है, हाउ मेनी ग्राम फॉर्मूला, हाउ मेनी ग्राम फॉर्मूला। समझो मैंने उसी दिन बताया था, भयंकर बात बताया था, ग्राम की पीछे देखना क्या लिखा है। अगर ग्राम की पीछे आटम लिखा है मीन्स मोल आटम्स, अगर ग्राम के पीछे मॉलिक्यूल लिखा है मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूलर मास की वेट ग्राम में। अगर ग्राम आटम लिखा है, आटम की मास को ग्राम से एक्सप्रेस करना। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट मास की क्वांटिटी को ग्राम से एक्सप्रेस करना। समझ में आ रहा है ना, ग्राम आटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है, हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। जिंदगी भर के लिए याद रखो, ग्राम के पीछे क्या लिखा है, तेरा नाम लिखा है और क्या लिखा है देखना, आटम लिखा है या मॉलिक्यूल लिखा है या इक्विवेलेंट लिखा है या फॉर्मूला लिखा है। अगर आटम लिखा है सिर्फ इसकी मतलब एटॉमिक मास के बारे में वो बता रहा है। ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता रहा है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूलर मास की 1 टाइम। 2 ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास की 2 टाइम्स। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास की 1 टाइम। 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास की 2 टाइम्स। 1 ग्राम फॉर्मूला मीन्स फॉर्मूला मास उसी मॉलिक्यूल के आयनिक कंपाउंड की फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के हिसाब से मास कैलकुलेशन कर लो और उसी मास को 1 ग्राम फॉर्मूला कहते हैं। मीन्स जितना भी मास निकला उसी को ग्राम कर लो, उसको कहते हैं 1 ग्राम फॉर्मूला। जैसे कि फॉर्मूला मास होता है, देखो फॉर्मालिटी F इक्वल टू W/m इंटू 1000/V। यहां पे हम m की जगह में लिखते थे मॉलिक्यूलर मास, अब लिखा फॉर्मूला मास। ठीक है, ये m इक्वल टू फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, राइट। एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो इफ 7.45 ग्राम, स्क्रीन पर देखो 7.45 ग्राम ऑफ KCl is present in 500 ml of a solution, 500 ml of a solution, what is its formality। देखो KCl तो आयनिक कंपाउंड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो फॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करना चाहिए, मोलरिटी भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों बराबर है, एक ही है। तो फॉर्मूला मास क्या होगा, फॉर्मेलिटी क्या होगा बोलो, W/m इंटू 1000/V। देखो W हो गया कितना 7.45 दिया,
मोलिकुलर मास कितना होता है पोटेशियम का 39 प्लस 35.5, ये हो गया 5 74.5 इंटू 1000 बाई भी तो 500 ले लिया, सो ये रहा 2 और ये रहा 10, सो 2/10 मीन्स 1.5, सो फॉर्मुलेट 1.5, मोलरिटी भी उसकी कैलकुलेशन करो वही 1.5 ही निकलेगी, राइट। और उसके बाद और एक यूनिटी जिसके जिगर बार बार होती है, बार बार यूज होती है हर जगह में, नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन आइए उसके बारे में मैं डिटेल बताता हूं, समझाता हूं, ध्यान से सुनना और समझने की प्रयत्न करना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की कोर्स है और फर्स्ट ईयर खत्म हो गया और ये बातें भी चलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आगे बढ़ना है और जिंदगी में कुछ करना है, एंट्रेंस क्रैक करना है, ये जो बेसिक केमिस्ट्री है ना, ये बेसिक है, बेसिक, ये तुम्हारा शरीर के अंदर में समा जाना चाहिए, ठीक है, ओके। मोल फ्रैक्शन क्या मतलब? एक एग्जांपल देना, मान लो रामो सामो, राम और शाम दो भाई, राम और प्लस शाम दो भाई, ठीक है। राम ने 10 रुपया दिया, शाम ने 5 रुपया दिया, दोनों डोनेट किए, कुल मिला के कितना रुपया हुआ? 15 रुपये हो गया। ये 10 रुपया दिया और दूसरा भाई 5 रुपया दिया, 15 रुपया, कुछ करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कहे तू 10 रुपया दे, मैं 5 रुपया देता, तो बड़ा भाई तो 10 दे, मैं छोटा आधा देता हूं, ठीक है, 15 हो गया। अब मुझे बता उसी में टोटल में राम का फ्रैक्शन क्या है? राम का मतलब कि उनकी हिस्सा क्या है? सो एक्स राम मीन्स फ्रैक्शन, राम की हिस्सा कितना होगा? 10/15 मीन्स आउट ऑफ 15 रुपीज उसकी कंट्रीब्यूशन है 10 रुपीज, इसीलिए उसकी जो हिस्सा है ना 10/15, 15 से मेरा 10 है। और उसी तरह शाम का क्या होगा? शाम का क्या होगा? 5/15, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब खुद का पैसा डिवाइडेड बाय टोटल पैसा, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि तुम्हारा सॉल्यूशन में देखो, किसी भी सॉल्यूशन में हम जानते हैं 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है, दूसरा होता है सॉल्वेंट। हम जानते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। मान लो सॉल्यूट मैंने लिया N1 मोल, कितने लिया? N1 मोल लिया, और सॉल्वेंट मैंने कितना लिया? N2 मोल, ये राम ये शाम, टोटल मोल कितना हो गया बोलो? टोटल मोल कितने हो गया? N1 प्लस N2। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है X, इसकी सिंबल होता है X। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? अपनी मोल की नंबर N1, जैसे अपनी पैसा, डिवाइड बाई टोटल मोल, सॉल्यूशन के अंदर में टोटल मोल कितने हैं, समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह एक्स सॉल्वेंट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट की मोल, कितने मोल की सॉल्वेंट है, डिवाइडेड बाई टोटल सॉल्यूट की मोल प्लस सॉल्वेंट की मोल। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? सो इट इज द रेशियो। मोल फ्रैक्शन मीन्स किसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड। अगर 4-5 है, 4-5 मिलके रहते हैं तब तो मोल फ्रैक्शन की बात आएगी ना। अगर अकेला है क्या मोल फ्रैक्शन? खात मोल फ्रैक्शन मिलेगा। 4-5 2 3 4 अगर ऐसे मिलके कोई मिक्सचर बना रहे, कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तब मोल फ्रैक्शन की बात आएगी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी एक कंपोनेंट, अब डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट in a mixture is the ratio of its mole and the total mole. अपनी mole divided by total mole means sum of moles of all the components. ये that ratio is called as mole fraction. अब देखो राम का फ्रैक्शन, राम का और शाम का, एक्स राम
प्लस एक्स सम कितना हुआ बोलो? 10/15 प्लस 5/15 कितना हो गया? 1। सो टोटल मोल फ्रैक्शन जितनी सारी कंपोनेंट्स है ना, जितने सारे कंपोनेंट्स है, सबका मोल फ्रैक्शन को ऐड करो एंड मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज गिव यू एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात याद रखना, भयंकर बात है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये रहा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो जल्दी। जहां हो, जैसे हो, बैठे हो, देख रहे हो, बोलो कि हाँ पक्का समझ में आ गई। मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कौन देख रहे हैं कि कौन नहीं है, फिर भी उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया था, पढ़ाया था, मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, गला फाड़ फाड़ के बताया था मैंने कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। मान लो सॉल्यूट का मोल मैंने लिया N1, ठीक है। सपोज वेट ऑफ सॉल्यूट इज W1, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज M1 एंड N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज W2 बाई M2। अब बोलो एक्स सॉल्यूट क्या होगा? एक्स सॉल्यूट क्या होगा? N1 बाई N1 प्लस N2, ऐसा ही था ना? देखो N1 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? W1 बाई M1 अपन W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बोलो? N2 अपन N1 प्लस N2 दैट इज W2 बाई M2 अपन W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। ऐसे ही लिखना, ऐसे ही। एग्जाम में तुमको इधर मोल के हिसाब से दिया होगा या वेट के हिसाब से दिया होगा, वेट के हिसाब से भी दे सकता है। देखो एक प्रॉब्लम करते हैं, चलो एक प्रॉब्लम करके इसी मामले को हल करते हैं और अच्छी तरह से समझने की प्रयत्न करते हैं। राइट, ओके। एक एग्जांपल मैंने दिया, सपोज 5.85, बहुत इजी सिंपल प्रॉब्लम में कर रहा हूं और घर में ये कॉन्सेप्ट को पहले देखो, अच्छी तरह से समझो। जो भी किताब है तुम्हारे पास, किताब के अंदर जाओ, जितने सारी प्रॉब्लम्स दिए हैं उसको कोशिश करो। VK केमिस्ट्री तो गजब की किताब है, VK केमिस्ट्री, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिए हैं और कर ट्राई करना जरूर। एंट्रेंस से लेकर सब कुछ भी दिया है उसमें, कर लेना। देखो 5.85 ग्राम ऑफ NaCl के साथ 90 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये के सॉल्यूशन बना। अब सवाल है, क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O? निकालो। और एक मैं दे देता हूं, और व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ NaCl? पूछो, ये भी करो। नॉर्मलिटी ऑफ NaCl, मोलारिटी भी क्या होगा, फॉर्मेलिटी भी क्या होगा, मोलारिटी भी क्या होगा, देखो सब निकालो, सब निकालो। इसे मैं बता देता हूं। पहले मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन ये रहा NaCl। अब देखो NaCl की मोल तो पहले निकालना पड़ेगा, पहले तो मोल निकालना पड़ेगा। सो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या होगा? W1 बाई M1। उसकी W1 क्या होता है भाई? देखो 5.85, राइट। बाई मोलिकुलर मास कितना होता है? देखो Na का होता है 23, इसके होता है 35.5, ये हो गया 58.5, तो ये हो गया 1/10, दैट इज 0.1 मोल। उसी तरह H2O की मोल कितना होगा? 90 ग्राम मैंने लिया, 90 ग्राम लिया, सो W2 बाई M2 90 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, 40 मोलिकुलर मास वाटर, 16 प्लस 2 18, राइट। सो ये हो गया 5। ठीक है, अब तो आराम से निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इक्वल टू, और टोटल मोल कितने हो गए बोलो? टोटल मोल क्या हो गया?
N1 plus N2 इक्वल टू 5 प्लस 0.1 इक्वल टू 5.01, 5.1, तो ये रहा अपने मोल होता है 0.1 डिवाइडेड बाई 5.1। ठीक उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, 5/5.1। ठीक है, बहुत ईजी, वेरी वेरी सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो NaCl की नॉर्मलिटी क्या होगा बोलो, W बाई इक्विवेलेंट मास, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मास यही है 58.5 ही। सो नॉर्मलिटी क्या होगा 5.85 बाई 58.5 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वही है ना 90 ग्राम, 90 ग्राम। ये रहा सॉल्वेंट की वेट, सॉल्वेंट की वेट, सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो वही होगा ना, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, सो मास इक्वल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो वही होगा, सो बाई 90 ऐसे कर लेना। और वहां पे 5.85 भी बाई मोलिकुलर मास वही होता है 58.5 इंटू 1000 बाई 90, और मोलालिटी भी वही होगा, सब बराबर है। सो नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी सबके बराबर है इनकी इसी केस में, और ऐसे तरह हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? और लास्ट में पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ppm जिसको कहते हैं, ये जो यूनिट है ये यूनिट कहां यूज होता है? पहले ये जानना चाहिए कि इतने सारे यूनिट्स क्यों है, क्या जरूरत है, एक यूनिट से तो हम काम चला लेते थे। ये ppm कहां से आ गया? पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब जानते हो 10 लाख, 10 लाख। एक में कितना शून्य है, कितना जीरो है? 5 जीरो से 1 लाख होता है 6 लाख, 6 जीरो होते हैं, 10⁻6 होता है, 10 लाख 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन ग्राम सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मैंने लिया 10 लाख ग्राम, कितना लिया 10 लाख ग्राम, केजी क्विंटल हिसाब करो बाद में, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट है बोलो। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे कि 1 लीटर में कितने हैं, 1 केजी में कितने हैं। अब बारी आ गई कि 10 लाख, 1 लाख नहीं, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कहां यूज होते हैं? जहां सॉलिड की क्वांटिटी इतने कम, ट्रेसेस मान लो पता ही नहीं चलेगा इतना कम होता है। अगर ग्राम में पता करेंगे कि 10⁻⁵ ग्राम, बोलो 10⁻⁵ ग्राम, ये कितने क्वांटिटी है, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सॉलिड की क्वांटिटी कभी कभी इतने कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसके लिए ना नॉर्मलिटी काम पे आएगी, ना मोलारिटी, फॉर्मल, सब बकवास है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये यूनिट, ये जो है ना कहाँ होता है? जैसे कि पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड इतना बढ़ गया कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड से इतने बढ़ गया कि यहाँ से ये हो गया। जो पॉल्यूशन में, जो एयर पॉल्यूशन, और जो सी वाटर में, समुद्र में जो हार्डनेस क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम वजह से हार्ड होता है। हार्डनेस का मतलब क्या है? उसी पानी में जो सोप है, सोप विल नॉट फॉर्म एनी लेथर, इट विल नॉट फॉर्म, बबल नहीं बनाएगा, फोम नहीं बनाएगा साबुन। हार्डनेस किसकी वजह से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम इतने कम मात्रा में पाए जाते हैं, इतने कम मात्रा में पाए जाते हैं कि मान लो समुद्र पानी को, उसकी जो कंसेंट्रेशन है कैल्शियम मैग्नीशियम है, ना नॉर्मलिटी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना मोलारिटी में, ना फॉर्मेलिटी में, ना परसेंटेज, ग्राम, कुछ भी यूनिट काम नहीं करेगा वहां पे, सिर्फ और सिर्फ ppm में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ppm का मतलब समझ में आइए। तो 10 लाख ग्राम, इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। अगर 1 लीटर लिया तो बहुत कम है, अगर मैं सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ा दूं, 10 लाख ले लूं, तो मुझे ग्राम के हिसाब से मिलेगा, ग्राम के हिसाब से मिलेगा। ये रहा, इसीलिए ppm यूज किया जाता है जहां पे सॉल्यूट्स बहुत ही मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ट्रेसेस। ठीक है, तो ppm होता है
parts per million, that is ppm equal to weight of a solute upon weight of a solution into 10 to the power 6 means 1 million per million means 10 lakh. ठीक है. एक क्वेश्चन 0.1 gram of NaCl is present in 10 to the power 3 gram of sea water. 10 to the power 3 gram of sea water. 1000 ग्राम 1 kg में 1 kg sea water में इतने ग्राम NaCl. व्हाट इज ppm? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन इन ppm? ppm में क्या होगा बोलो, क्या होगा? देखो तो ये रहा ppm होगा, ppm मास ऑफ सॉल्यूट 0.1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 6. ये हो गया 3 आ गया, सो मीन्स 100 हो गया. 100 ग्राम. ऐसे तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी ट्रेसेस होता है ना, जो सॉल्यूट्स बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं तो उसकी क्वांटिटी एक अप्रिशिएबल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस होगा. तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि समुद्र के पानी में किसी की कौन सा सॉल्यूट की कितने मात्रा में है. और दूसरी जो एयर पोल्यूशन होता है, कौन से एयर में कौन व्हाट आर द गैसेस प्रेजेंट इन व्हाट परसेंटेज. ठीक है, और कितना रहना चाहिए सेफ लेवल के लिए, और कौन सा गैस की मात्रा बढ़ गई तो मीन्स उसके असर क्या होगा. सो सारे रिसर्च की बातें. चलिए और कुछ प्रॉब्लम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम की मजा लेते हैं. और एक भयंकर रिलेशनशिप में बता रहा हूं, और ये उसी किताब में डिराइव किया गया, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं. और ये छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, जैसे कि मोलारिटी में क्या रिलेशन है. मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, देखो ये रहा मोलालिटी. पहले करते हैं मोलालिटी इक्वल टू 1000 मोलारिटी, 1000 into molarity upon 1000 density, D means density, minus molecular mass of a solute and a molecular mass of a solvent. Mg molecular mass of a solvent और ये रहा molecular mass of a solute. याद रखना एंट्रेंस के लिए. अगर डेरिवेशन चाहते हो कैसा हुआ, कहाँ से फॉर्मूला पैदा हुआ, पैदा नहीं हुआ है, उसको बनाया गया है, बहुत सिंपल है. ठीक है, और अगर मैं उसको चेंज कर दूं मोलारिटी, ये मोलालिटी के बीच में रिलेशन है. अगर मोलारिटी में दिया तो मोलालिटी को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन डेंसिटी देना चाहिए, डी मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देना चाहिए, और तुमको सॉल्यूट का अगर नाम तो दे दिया तो मॉलिक्यूलर मास तो पता चल जाएगा ना. और मोलारिटी होगा 1000 m इंटू डी, ये रहा डिवाइडेड बाई 1000 प्लस m इंटू m2. m is molality, d is the density, m2 is the molecular mass, m2 is the molecular mass of solute यहाँ पे. ठीक है, ये रहा दोनों के बीच में रिश्ता. अगर मोलारिटी दिया है तो मोलालिटी हम निकाल सकते हैं, अगर मोलालिटी दिया है तो मोलारिटी निकाल सकते हैं. छोटी सी ट्रिक एंट्रेंस के लिए याद रखो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं और प्रॉब्लम करके इसी टॉपिक को खत्म करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा है, चलो और एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं. और एक रिलेशन मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी के बीच में. अगर मोल फ्रैक्शन दिया एंट्रेंस में पूछता है, कभी कभी मोल फ्रैक्शन दे देता है और पूछता है कि मोलालिटी क्या है, और मोलालिटी दे देता है, कभी कभी पूछता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है. ठीक है, सो मोलालिटी ये याद रखो 1000 इंटू x2 बाई
m इंटू x2, ठीक है, m इंटू x1, ठीक है। x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये रहा तुम्हारा रिलेशन, ओके। और एक क्वेश्चन सवाल करते हैं, एक दो सवाल करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट required to prepare number 1 500 ml of n/10 solution to 2.5 liter of n/2 solution। बोलो कैसे करेंगे। देखो हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू W/E इंटू 1000/V। बोलो वर्ड पूछा, सो W क्या होगा, W इक्वल टू याद रखो VEN/1000, VEN VEN VEN/1000। ये फॉर्मूला सीधी लगा देना, सीधी फॉर्मूला है। देखो पहला सवाल में 500 ml n/10 बनाना है, तो V कितना दे दिया 500, इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है 106, कैलकुलेशन कर लेना। और कितने सोडियम मेटल होते हैं 2, और ईच का वैलेंस होता है 1, तो हो गया 53, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया 500 ml, सो 500 इंटू ये रहा 53 इक्विवेलेंट मास। नॉर्मलिटी कितना बनाना है n/10, सो 1/10, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो जितना रहा इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लो और 500 मिलीलीटर पानी डाल दो, तुम्हारा बन जाएगा n/10 सोल्यूशन। ठीक उसी तरह अब मुझे बताओ 2.5 लीटर बनाना है, यहाँ पे लीटर में दिया है वॉल्यूम, हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं। तो वही होगा W इक्वल टू VEN/1000, राइट। तो V यहां पे कितना हो गया 2.5, 2.5 का मतलब 2500 ml, ठीक है, इंटू 53 होता है इक्विवेलेंट मास, इंटू नॉर्मलिटी कितना दिया यहाँ पे n/2, तो 1/2 लिखना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1000, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा इतने ग्राम की सॉल्यूट चाहिए। क्या पूरी बात समझ में आ गई? आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, आ चुका होगा। So thank you very much for attending my class till the end. God bless you all. Thank you.